वाचन शिक्षण कौशल में हम वाचन शिक्षण कौशल के दौरान जैसे किस तरह से बालक वाचन करते समय अशुद्धियां करते हैं और किस तरह से वाचन में दोष पाए जाते हैं, तो उन अशुद्धियों को दूर करने के लिए, उन दोषों के निवारण के लिए हम वाचन संबंधी दोषों के निवारण को पढ़ रहे थे कि किस तरह से उनके दोषों को हम दूर कर सकते हैं। तो वाचन संबंधी दोषों के निवारण, वाचन संबंधी दोषों के दोषों का निवारण। इनमें से कुछ दोषों का निवारण हमने लिख लिया था, करीब 6 पॉइंट्स हम लिख चुके थे। अब हम 7वां पॉइंट लिखेंगे। किस प्रकार से वाचन की त्रुटियों को दूर करने के लिए, वाचन संबंधी दोषों को दूर करने के लिए अध्यापक को भी उचित मार्गदर्शन दिया जाना चाहिए कि वाचन संबंधी क्या मार्गदर्शन हो सकते हैं। जैसे कि हमने पहले वाचन शिक्षण कौशल में वाचन कौशल के कुछ सामान्य नियम पढ़े थे कि किस प्रकार हमें वाचन करना चाहिए, वाचन करते समय किन नियमों का ध्यान रखना चाहिए। तो ऐसे नियमों की जानकारी शिक्षक द्वारा विद्यार्थियों को करवाई जानी चाहिए। बालकों को बीच बीच में रोक कर जब वो वाचन करते हैं, जैसे कि मानो शिक्षक ने वाचन किया है जिसे हम आदर्श वाचन कहते हैं, कि किसी प्रकार से आदर्श वाचन का अनुकरण करते हुए विद्यार्थी वाचन करते हैं जिसे अनुकरण वाचन कहते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि अनुकरण वाचन के दौरान बालक किस प्रकार की त्रुटियां कर रहा है, तो उन त्रुटियों को भी अध्यापक को चाहिए कि बीच बीच में रोककर उन त्रुटियों का सुधार करवाया जाए। हो सकता है तो उन्हें लिखवाकर भी प्रयोग करके शब्द को बार बार लिखवाकर भी उसकी अशुद्धि को दूर करवाया जा सकता है। वो बार बार लिखे, कैसे बोल बोल कर लिखता चले, तो उससे भी उसके वाचन संबंधी त्रुटि का निवारण हो सकता है। तो इस दृष्टि से हम वाचन संबंधी दोषों के निवारण में ये लिख सकते हैं कि वाचन संबंधी त्रुटियों को दूर करने के लिए जो भी उचित मार्गदर्शन है वह शिक्षकों द्वारा दिया जाना चाहिए। वाचन संबंधी उचित मार्गदर्शन दर्शन शिक्षकों द्वारा दिया जाना चाहिए। ऐसे ही वाचन संबंधी कमियों को पता करके उन कमियों को दूर करने का भी प्रयास किया जाना चाहिए, जिसे जैसे कि निदानात्मक और उपचारात्मक, ये शब्द मैं पहले भी बता चुकी हूँ, फिर एक बार बता देती हूँ। उपचारात्मक, अधिगम में शिक्षण कार्य में इन शब्दों का भी प्रयोग करते हैं। इनसे अर्थ क्या है, जैसे निदानात्मक में तो क्या है, बालक की कमजोरियों का पता लगाना, ज्ञात करना कि किस कारण से उसके कोई भी विषय में हो सकता है निदान कार्य, क्योंकि जैसे हम वाचन की बात कर रहे हैं कि बालक पढ़ने के समय अगर त्रुटियां कर रहा है या किस प्रकार के दोष उसके सामने आ रहे हैं तो उनका कारण क्या हो सकता है, इस तरह से कारणों का पता लगाना क्या होगा, निदानात्मक कार्य। और उन कारणों का पता लगा के उन्हें दूर करने का प्रयास करना, तो उन्हें दूर करने का प्रयास क्या हो जाएगा, उपचारात्मक कार्य। तो इस दृष्टि से वाचन संबंधी निदानात्मक और उपचारात्मक कार्य भी शिक्षक के द्वारा करने चाहिए, जिससे वाचन संबंधी दोषों को दूर किया जा सकता है। तो हम उपचारात्मक और निदानात्मक विधि का भी प्रयोग वाचन संबंधी दोषों के निवारण में कर सकते हैं।
निदानात्मक तथा उपचारात्मक विधि द्वारा भी वाचन संबंधी दोषों को दूर किया जा सकता है। ये वाचन संबंधी दोषों को दूर किया जा सकता है। वाचन संबंधी दोषों को दूर करने से पहले के लिए, जैसे वाचन में आने वाले बीच बीच में आने वाले कुछ कठिन शब्द होते हैं, उन कठिन शब्दों का उच्चारण करने में भी बालकों को कठिनाई का अनुभव होता है। तो ऐसे कठिन शब्दों की पहले से व्याख्या करके उन्हें उच्चारण के लिए प्रेरित करना चाहिए। उनकी सरल व्याख्या कर दी जाएगी तो बालक उनका उच्चारण करने में भी नहीं हिचकिचाएंगे। इसलिए वाचन से पूर्व कठिन शब्दों की व्याख्या भी की जानी चाहिए। वाचन से पूर्व कठिन शब्दों की व्याख्या कर लेनी चाहिए। कठिन शब्दों की व्याख्या चाहिए। वाचन से पूर्व कठिन शब्दों की व्याख्या कर लेनी चाहिए और सावधानी से पढ़ने का अभ्यास भी कराया जाना चाहिए। सावधानी से पढ़ने का अभ्यास करवाना चाहिए। इसके साथ ही कक्षा का वातावरण भी आकर्षित बनाया जाए, पढ़ने में बालकों का ध्यान केंद्रित किया जाए। और जैसे शिक्षक भी जब आदर्श वाचन करते हैं तो उन्हें भी शुद्धता और स्पष्टता का ध्यान रखना चाहिए। और छात्र जब अनुकरण वाचन करें तो अनुकरण वाचन करते समय उन्हें अपने शिक्षक का, जैसे कि वाचन का नाम ही रखा गया, जब छात्र अनुकरण करते हैं अनुकरण वाचन, तो शिक्षक द्वारा किस तरह से शुद्धता और स्पष्टता का ध्यान रखा गया है, इस पर विशेष ध्यान केंद्रित करके विद्यार्थी भी ठीक उसी प्रकार का वाचन करने का प्रयास करें। तो इस तरह के वातावरण के लिए भी प्रेरित किया जाना चाहिए। तो कक्षा का वातावरण आकर्षित बनाकर बालकों का वाचन के प्रति ध्यान केंद्रित भी किया जाना चाहिए। कक्षा के वातावरण
कक्षा के वातावरण को आकर्षित बनाकर छात्रों का वाचन के प्रति विशेष ध्यान केंद्रित किया जाना चाहिए। केंद्रित किया जाना चाहिए। आदर्श वाचन के समय शिक्षक को भी शुद्धता और स्पष्टता का ध्यान रखना चाहिए। आदर्श वाचन के समय शिक्षक को भी शुद्धता व स्पष्टता का ध्यान रखना चाहिए। अनुकरण वाचन करते समय विद्यार्थियों को शिक्षक के आदर्श वाचन के अनुसार ही वाचन करना चाहिए। विद्यार्थियों द्वारा अनुकरण वाचन विद्यार्थियों द्वारा अनुकरण वाचन पर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए। वाचन पर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए। इस तरह से वाचन संबंधी जो भी दोष है उनका निवारण किया जा सकता है। इसी के साथ हमने जो भाषाई कौशल हम पढ़ रहे थे, जिनमें हमने पहले श्रवण कौशल को पढ़ लिया। श्रवण कौशल के बाद हमने उस श्रवण कौशल के बाद हमने भाषा के जैसे वाचन कौशल है इसका अध्ययन किया है, यानी सुनने का कौशल और बोलने का कौशल। अब जैसे हमारे भाषा के 4 कौशल जिनकी हमने बात की थी, श्रवण के कौशल, वाचन कौशल और पठन कौशल, उसके बाद है लेखन कौशल। तो इसमें से श्रवण और वाचन कौशल का शिक्षण कार्य हम कर चुके हैं। किस तरह से हमें बालकों के श्रवण कौशल को विकसित करना चाहिए, किस तरह से वाचन कौशल को विकसित करना चाहिए, किस तरह से उनके दोष होते हैं तो उनका निवारण कैसे किया जा सकता है, कौन सी विधियों द्वारा इन्हें हम
विकसित कर सकते हैं। तो इन सबका अध्ययन हमने इन दोनों कौशल से संबंधित कर लिया है। अब हम पढ़ रहे हैं पठन कौशल। पठन से अर्थात पढ़ने से है। जैसे अंतर यही लग रहा होगा कि वाचन भी क्या है, बोलना है, पढ़ना ही है। लेकिन पढ़ने से अर्थ यहाँ बोलने के अलावा जो भी लिखित सामग्री है उसका वाचन यदि हम कर रहे हैं तो वो किससे संभव है, पठन के द्वारा ही संभव है। जब पठन में दक्षता प्राप्त कर लेंगे तब ही हम क्या कर सकते हैं, जो हमारी शिक्षा हम प्राप्त करना चाहते हैं उस शिक्षा को पूर्णतया ग्रहण कर सकते हैं, जब हमारे पठन कौशल में निपुणता अर्जित हो जाती है। वाचन के लिए कहें कि वाचन जैसे जो पठन कौशल की हम बात कर रहे हैं, तो इससे पहले हमने वाचन पढ़ा है, क्योंकि पठन कौशल की सीढ़ी क्या है, एक तरह से वाचन ही है। क्योंकि वाचन की पहली सीढ़ी को ही हम ये कहते हैं कि पठन पढ़ना भी, क्योंकि वाचन से अर्थ क्या है, बोलने से है, और जो भी लिखित सामग्री है उसे बोलकर व्यक्त करना क्या है, वाचन है। और इसीलिए पठन की इसे पहली सीढ़ी बताया गया है। वाचन के बाद ही पठन कौशल का विकास संभव हो पाता है। लिपि प्रतीकों को पहचान कर उनका वाचन करना, फिर ताकि जैसे श्रोता है वो उसे सुन सके, तो उसे सुनने के लिए किस तरह से लिखित सामग्री को हाव भावों से युक्त करके या विराम चिन्ह जहाँ किस तरह से उसमें प्रयोग होते हैं उनके आधार पर उनका वाचन करना एक तरह से पठन कौशल के अंतर्गत आता है कि इस तरह से वह पढ़ना होता है। इसी तरह से वाचन में शब्दों और वाक्यों का सामान्य अर्थ होता है। और जब हम पठन की बात करते हैं, जैसे अभी तक हमने वाचन कौशल पढ़ा है, अब पठन कौशल की हम बात कर रहे हैं, तो वहाँ वाचन से थोड़ा सा भिन्न अर्थ, जैसे कोई भी पढ़ी हुई सामग्री है, पढ़ी हुई सामग्री है तो उस सामग्री को वाचन के अंतर्गत भी हम बोल रहे हैं, पढ़ने वाली सामग्री में भी हम बोल रहे हैं। तो यहाँ अंतर यह है कि एक तरह से उसे अर्थ ग्रहण करना, उससे संबंधित उस विषय वस्तु को समझना जिससे वह पढ़ रहा है। तो एक तरह से वही सब क्या आ जाएगा, किसके अंतर्गत आ जाएगा, पठन कौशल के अंतर्गत आ जाएगा कि किस तरह से कौन सी लिपि में जो पठन सामग्री है वह लिखी गई है, उन लिपि चिन्हों को किस तरह से उनका उच्चारण किया जाता है। जैसे कि हमने वाचन कौशल में उच्चारण करने के प्रति विशेष ध्यान दिया है कि उच्चारण को ही सही शुद्ध स्पष्ट किया जाए। यह पठन कौशल में यही अंतर हो जाता है कि पढ़ने वाली जो लिखित सामग्री है उसे बालक समझते हुए, अर्थ ग्रहण करते हुए उसका पठन कार्य करता है। तो वाचन की महत्ता एक तरह से हम ये कह सकते हैं कि प्राथमिक कक्षाओं में हो सकती है, प्राथमिक कक्षाओं में, क्योंकि बालक को पढ़ना ही सिखाया जाता है, बोलना सिखाया जाता है। लिखी हुई सामग्री किताब में क्या लिखा है उसको किताब पढ़ना सिखाया जाता है, यानी जो भी लिपि है या जो अक्षर हैं, जो भी वर्ण है, उन्हें देखकर उन्हें पहचानना और उन्हें बोलना वह सीखता है। तो वो किसके अंतर्गत आ जाता है, वाचन के अंतर्गत आ जाता है। फिर इसी तरह से इस वाचन के द्वारा सीखी गई जो भी उसकी बोलने की कला है उसे पठन कौशल में विकसित किया जाता है। कैसे विकसित किया जाता है कि वही जो पठन सामग्री है उस विषय वस्तु को, क्योंकि अब इस पठन कौशल का विकास प्राथमिक कक्षाओं में न होकर किसमें किया जाता है, उच्च प्राथमिक कक्षाओं में किया जाता है। इसका कारण भी यही है क्योंकि बालक यही आकर जो भी विषय वस्तु है, जो भी विषय वस्तु है उस विषय वस्तु को अर्थ सहित ही ग्रहण कर पाता है। अन्यथा वह प्राथमिक कक्षाओं में क्या करता है, केवल जो भी उसके सामने शब्द या अक्षर होते हैं उन्हें वह पहचानता है और पढ़ता है, बोलता जाता है, इसीलिए उसे वाचन के अंतर्गत रखा जाता है। तो हमें पठन कौशल विकसित करते समय इसी बात का ध्यान रखना है कि यह तो वाचन कौशल के अंतर्गत आएगा और अर्थ सहित ग्रहण, अर्थ का ग्रहण करते हुए विषय वस्तु को पढ़ना वो किसके अंतर्गत आ जाएगा, पठन कौशल के अंतर्गत आ जाएगा। तो किस तरह से बालक के पठन कौशल को विकसित किया जाना है, क्या क्या उसके पठन कौशल से संबंधित
विधियां हो सकती हैं, कौन सी विधियों के माध्यम से पठन कौशल को विकसित किया जा सकता है, किस तरह से जैसे हिंदी की लिपि देवनागरी है तो इसका पूर्ण ज्ञान बालक को करवाया जाना, और किस तरह से शुद्ध या अशुद्ध लिखा होता है तो किस तरह से उसका उच्चारण शुद्ध करके पढ़ना और उनमें शुद्धता भी लाना, और पढ़ी हुई वस्तु को किस तरह से वह अपने जैसे वाचन कौशल क्योंकि उसमें पूर्व में विकसित किया जा चुका है, तो किस तरह से वह अपनी वक्तृत्व कला के माध्यम से पठित सामग्री को व्यक्त करता है। तो इस तरह से पठन कौशल के माध्यम से वाक्यों या अनुच्छेद जिनको वह पढ़ रहा है उनका अर्थ ग्रहण करता है, उनका आशय क्या है उसे समझता है। तो अर्थ ग्रहण और आशय बोध दोनों ही पठन कौशल के अंतर्गत आते हैं। पढ़ते समय बालक जब भी बालक पठन करता है तो विषय वस्तु को वह समझता हुआ भी चलता है, अर्थात उससे संबंधित उसके अर्थ ग्रहण को भी ग्रहण करता है, और जो लिखित हुई सामग्री है, लिखी हुई सामग्री है, उसका पठन कार्य भी करता है। तो यही सब पठन कौशल के अंतर्गत आता है। अब पठन कौशल से संबंधित जैसे जो भी इसकी शिक्षण विधियां हैं, कौन सी विधियों के द्वारा पठन कौशल को हम विकसित कर सकते हैं, और भी पठन कौशल से संबंधित जो भी जैसे क्या कमियां हो सकती हैं, कैसे उन्हें दूर किया जा सकता है, किस तरह से और अधिक इसका विकास किया जा सकता है, इसके बारे में हम कल अध्ययन करेंगे।